स्टार्टेड ना? ओके सर। अच्छा, तो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। देखो सर, कंपनी लॉ का क्लास है और कंपनी लॉ में हम लोग ना रिसेंटली जो प्रीवियस वीक में बात चल रहा था मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। और बातचीत ये चल रहा था सर कंपनी मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको एक कंप्लीट चैप्टर भी माना जाता है CA CMA लेवल में। ऐसे देखा जाए तो ये बेसिकली मीटिंग रिलेटेड डिस्कशन करता है, मीटिंग रिलेटेड इन द सेंस AGM EGM रिलेटेड। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ AGM EGM पे बातचीत तो कर चुका हूँ कि AGM क्या है। हाँ, EGM रिलेटेड थोड़ा बातचीत करना आई थिंक बाकी है, तो वो भी मैं आज करवा दूंगा आपको कि व्हाट इज EGM। ठीक है, एंड AGM के बारे में बात हुआ था। ठीक है, और आज ये भी बात कर लूंगा सर कि EGM क्या है और AGM के साथ EGM का क्या डिफरेंस है, उसका भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। और फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसका भी बात करेंगे। तो हम लोग क्लास को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, माने कॉम्बो करके चलेंगे। कॉम्बो इन द सेंस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, जैसे ये जो कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, इसका जो लीगल मैटर है, जो एज ए CA या फिर एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको काफी जोर से जानना पड़ता है, काफी जोर से जानना पड़ता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर एज ए कंपनी सेक्रेटरी या फिर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जान तो लोगे, तो लेकिन सर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होने से ही नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज करना है इसका भी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं ये भी कोशिश करूंगा आपको बताते बताते कि सर कहाँ इसका यूज है। ठीक है, कहाँ इसका यूज है, तो उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल न्यूज है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा नोट एक बार ले लेता हूँ। चलो स्टार्टेड। तो अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, बस आपको समझाना है और फिर धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में भी लेके जाता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए। क्यों रुकना है सर? सर और कुछ नहीं, कुछ नोट्स इधर उधर हो गया, मेरा कंप्यूटर चेंज हुआ एक्चुअली। पहले वाला मैम को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो मुझे भी दिक्कत हो रहा है इसलिए क्योंकि ये वाला कंप्यूटर में नॉर्मली क्लास नहीं चलता है, लेकिन पुराना वाला जो सिस्टम था उसका ना बैटरी का इश्यू चल रहा है। लास्ट कुछ क्लासेस स्पेशली मैम का, मैंने अचानक से क्लास का बंद हो गया और करंट जाने से चार्जर थोड़ा इशू कर रहा है, जाना पड़ेगा उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। इसलिए ना थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि ये वाला लैपटॉप में काफ़ी सारा मैंने सिस्टम, मैंने क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन नहीं है, लाइक PDF एप्लीकेशन ये सब नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। एक सेकंड। यस ठीक है, चलो आई थिंक अब दिक्कत और नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है ना? चलो मैं कर देता हूँ। ओके, चलो स्क्रीन भी शेयर हो गया, स्क्रीन भी शेयर हो गया। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। ओके सर, ओके सर, ओके। अच्छा देखो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा था आप लोगों के साथ, टॉपिक का क्या नाम है सर? जनरल मीटिंग इन ए कंपनी, है ना? तो कंपनी में जो जनरल मीटिंग होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, और एक शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स भी मैं रेडी किया था जिसमें मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश किया, वो भी मैं आप लोगों को शेयर भी किया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो शॉर्ट नोट्स गो थ्रू करके रखा। लेकिन सर आपको सिर्फ इजी नोट से नहीं होगा, आपको साथ साथ में ना सेक्शन सबसेक्शन इसका भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आप बोलोगे नहीं क्या जरूरत है, हमको बस समझाने में मतलब है। लेकिन सर नहीं, सिर्फ समझाने पे मतलब नहीं है, आपको एज वेल एज उतना नॉलेज भी होना चाहिए कि भाई किस सेक्शन में कौन से बात को कहा गया है, इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे उम्मीद रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सर जनरल मीटिंग, आपको पता है क्या होता है जनरल मीटिंग?
जनरल मीटिंग बेसिकली दो तरह का होता है सर, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है उसके बारे में कंपनीज एक्ट में, ये हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं सर, कंपनीज एक्ट है ना। तो कंपनी चलाने के लिए काफी सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होता है, उसी का एक रूल्स है एजीएम ईजीएम करना। क्योंकि बिजनेस करते हैं तो शेयर होल्डर के साथ बातचीत करना होता है, जो कंपनी पे मेंबर है उनके साथ बातचीत करना होता है कि भाई हम बिजनेस को किस लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। बिजनेस का अकाउंट्स को डिस्कस करना है, कंपनी में ऑडिटर कौन होगा नहीं होगा इसका डिस्कशन करना है, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है इसका डिस्कस करना है, ठीक है। उन्हें डिस्कस करना है, सिंपल बात है, डिस्कस करना है, अप्रूवल लेना है, ऑथराइजेशन लेना है, काफी काम होता है। मैंने ऐसे नहीं कि बिना शेयर होल्डर को पूछे कंपनी का डायरेक्टर प्रोमोटर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी कुछ भी डिसीजन ले लेगा, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करने को ही लॉ कहते हैं, है ना। हर चीज को चलने का एक तरीका होता है, जैसे देश चलने का एक तरीका होता है ना। देश चलने का तरीका के बारे में कहा गया है सर, संविधान में कहा गया, ठीक है। सिमिलरली कंपनी चलने का भी एक तरीका है, उसके बारे में कहाँ पर कहा गया, उसके बारे में कंपनीज एक्ट में कहा गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब रही बात एजीएम ईजीएम का, रही बात एजीएम ईजीएम का, अच्छा एक सेकंड, किसका क्या दिक्कत हो गया, ज्वाइन नहीं हो रहा है ऐसा कुछ है क्या। अच्छा ठीक है। देखो सर, तो एजीएम एंड ईजीएम के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूंगा। सर प्रैक्टिकल क्यों, मैं आपको एक इसका एक मैं आपको पहले भी क्लास में काफी बार दिखा चुका हूँ, तो आज भी एक बार मैं दिखाना चाहूँ। ये जो सेक्शन 96 या फिर सेक्शन 100, ये जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, ये कितना वाइटल है। अब इसका इम्पैक्ट देखोगे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मीटिंग का इम्पैक्ट कितना जोर का होता है। कंपनी 96 सबसेक्शन 1 के तहत एजीएम करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कंपनी 96 सबसेक्शन 1 ये सेक्शन के तहत एजीएम करता है। States that every company, whether public or private, except 1% company, shall hold an AGM every year, and the gap between two AGM shall not be more than 15 minutes। ये बात आपको पहले भी पता था, मैं फिर से एक बार दोहराया, ठीक है, रिपीट किया। The company shall specify the meeting as such, annual general meeting in the notice, नोटिस इज कॉलिंग इट, मैंने नोटिस में वो बोलते हैं कि हमको एजीएम करना है। और एजीएम कैसे कैसे करना है, कितने दिन छोड़ छोड़ के करना है, न्यू कंपनी हो तो क्या होगा, मैं ये सब डिस्कशन कर चुका हूँ सर, ठीक है। और वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मैं इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये रिसेंटली स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। अब आप बोलोगे सर अचानक से स्टॉक मार्केट को क्यों बीच में खींचते हो। नहीं सर, मेरा कोई इच्छा तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन मतलब मेरा डेली सुबह होता है स्टॉक मार्केट से, उसका पढ़ाई करते हैं, समझाते हैं, तो स्टॉक मार्केट के साथ एक रेगुलर रिश्ता नाता तो है। तो मुझे शाम को भी स्टॉक मार्केट बताने का इच्छा तो उतना नहीं करता है, पर क्योंकि आप लोगों को तो प्रैक्टिकली मुझे समझाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा। क्या बात करना है, ज्यादा नहीं करूंगा सर, क्योंकि बात तो लॉ में है। लेकिन ये देख सर, आप लोग देख पा रहे सर एजीएम्स टुडे, हाँ सर, ये थोड़ा सा पुराना न्यूज है, आई थिंक सितंबर का। तो आप देख सकते हो कि सितंबर 25 में कुछ कंपनी का एजीएम हुआ था, ओके सर। और एजीएम में जैसे देखो आप, कुछ कंपनी का नाम धाम यहाँ पर है, जैसे एमी ऑर्गेनिक्स, एवलन टेक्नोलॉजी, बारबेक्यू नेशंस, आप लोग बहुत पसंद करते हो शायद, खाना खाने जाते हो ना बारबेक्यू नेशंस में, ठीक है। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शंस, डीसीएक्स सिस्टम, डी दे प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज, दीप इंडस्ट्रीज, डिश टीवी, एरिक लाइफ साइंस, फिनो पेमेंट्स बैंक, गोकुल एग्रो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, के फिन टेक्नोलॉजी, केआरसना डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स, ऑन मोबाइल ग्लोबल, यूनिचेम लैब्स, यूनिकेम, ठीक है, टेक्समैको, रेल एंड इंजीनियरिंग। सर क्या चल क्या रहा है सर, कुछ नहीं, आपको बस ये बता रहा हूँ कि मीटिंग हुआ है। ये सब कंपनी अपना एनुअल जनरल मीटिंग करने का बात करता है, ठीक है सर। अब ये एजीएम के बारे में हमेशा मार्केट में खबर होता है, और ये खबर दुनिया देखता है, ठीक है। जैसे मैं भी देखता हूँ कि कौन किसके साथ किस बात का मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला है, उस डिस्कशन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जैसे आपको यहाँ पर एक कंपनी दिख रहा होगा, एमी ऑर्गेनिक्स बोल के,
आज ही मैंने अपने स्टॉक मार्केट ग्रुप में इसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैंने उसका एजीएम का डिस्कशन थोड़ा सुना था और इसके बिजनेस पे लास्ट 1-2 महीने में मुझे कुछ ग्रोथ दिखा। तो मैं सबको बोला कि भाई यामी ऑर्गेनिक्स परचेज कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ आज ही अगर आप देखोगे तो पर शेयर में 59 रुपीज का ग्रोथ दिया है। दिस ओनली टूडेज न्यूज। ठीक है। तो मैं आज सुबह ही लोगों को बोला कि आप लोग ट्रेड कर लो, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बोला था। तो पर शेयर में आज ही 60 मतलब 5%, मजाक नहीं है सर, एक दिन में एक शेयर का ग्रोथ 5%। इट्स नॉट अ जोक। ठीक है। तो अगर आप, मैं मीटिंग के बाद ये बातचीत किया था तो उस टाइम पे ये था 1083 से ये लास्ट 1-2 महीने में मीटिंग के बाद से इसका ग्रोथ देखो आप सर, कहाँ से कहाँ गया है। अब चलो मैं शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट मैं आपको क्या बताया सर, एजीएम का इम्पैक्ट दिखाने के लिए मैं बात किया। मुझे गलत ना समझे, क्योंकि मैं सीरियसली यहाँ पर आपको लोगों को शेयर मार्केट समझाने नहीं बैठा हूँ। ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट के लिए अलग क्लास होता है, आप लोगों को पता है। तो उसमें मैं उसके बारे में बात करता हूँ, बट पॉइंट इज दैट कि मैं आपको इम्पैक्ट समझा रहा हूँ कि हर चीज का इम्पैक्ट कैसे होता है। आप लोग जो कंपनी लॉ में पढ़ते हो उसका इम्पैक्ट को भी आप समझो। ठीक है। नहीं तो आप, आपके लिए एजीएम एजीएम बस सेक्शन और थ्योरी बन के रह जाएगा। पर जो बंदा एनालिस्ट बनता है ना, उसके लिए ये चीज थ्योरी नहीं होता है। आप लोग जब मार्केट एक्सपर्ट बन रहे हो ना धीरे धीरे, तो आप लोगों के लिए, आप लोग एनालिस्ट कैसे बन जाओगे, क्योंकि आपको इसका इम्पैक्ट का पता होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट को जानना जरूरी है। ये कंपनी मीटिंग करता है, उसके बारे में लोगों को पता चलता है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ से क्या कहाँ होता है। एक 1000 रुपीज का शेयर 1200 में पहुंच जाता है, आप समझ सकते हो। अगर किसी ने 100 शेयर या 100 शेयर में भी इन्वेस्टमेंट किया था ना स्टूडेंट में से, उन लोगों को ऑलरेडी 1000 × 200 करके गेन हो चुका है। आई एम नॉट जोकिंग सर, मैं आपको फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। कोई यूट्यूबर की तरह जैसे वो एडिट करके करते हैं ना, मैं देखता हूँ काफी बार, वैसा कुछ भी नहीं है, एकदम फैक्ट है कि भाई कब क्या हुआ था और किस लिए क्यों हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको केस स्टडीज तो नहीं दे सकता कि क्या डिस्कशन हुआ था, हर बात को तो बताना भी पॉसिबल नहीं है। बट मैं जस्ट आपको एक आइडिया दिया कि मीटिंग होता है, मीटिंग का इम्पैक्ट बहुत जोर का होता है और उसका इम्पैक्ट भी देखने लायक होता है। सर ये तो हो गया एजीएम का इम्पैक्ट। ये सर जस्ट इतना ही है, और ज्यादा इम्पैक्ट में बात नहीं करूंगा। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ सर। कहाँ लेके जाना है आपको? चलो तुमको लेकर चले कहाँ? अरे कहीं नहीं, लॉ में। ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कहाँ लेके जाने का बात करते हैं सर। कहाँ लेके जाएंगे सर? अभी तो क्रिसमस आ रहा है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। मुझे भीड़ से बहुत चीड़ है सर। भीड़ से चीड़ है, हाँ सर, थोड़ा चीड़ है। इतना ज्यादा भीड़ होता है ना, अभी इको पार्क में पैर रखने का जगह नहीं होगा 25 दिसंबर को। ठीक है। चलो छोड़ो। एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम पे क्रिसमस में सेंटा टोपी लगा के पार्क स्ट्रीट में निकला था। कोलकाता में बड़ा फैशन है। तो एक ही बार किया था सर। क्या भीड़ होता है, बाप रे बाप। और रात को भी एक अलग लेवल का, उसमें मैं नहीं होता हूँ लेकिन होता है। अच्छा देखो, तो जैसे कि एजीएम के बारे में पूरा डिस्कशन आप लोग सुन चुके हो, लेकिन अब बात करेंगे सर ईजीएम के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? सर सबको स्क्रीन शो है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ? हेलो। अरे বুঝতে পারছে তো সবাই নাকি না? Yes. Yes, sir. Yes. देखो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है? मीटिंग हेल्ड बाय अ कंपनी टू डेलिबरेट अपॉन मैटर्स दैट रिक्वायर द अर्जेंट अटेंशन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल शेयर होल्डर्स। जब किसी मुद्दा, जब कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स एजीएम में डिस्कशन नहीं हो पाता है, ठीक है, तब ईजीएम बुलाया जाता है। और एजीएम तक वेट करने का अभी टाइम नहीं है। जैसे मानो कि दो एजीएम के बीच में 15 मंथ्स का नॉर्मली गैप हो जाता है, कम से कम। ठीक है। और एटलीस्ट 6 मंथ्स का, एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप मेंटेन करना भी जरूरत पड़ता है ना। पॉइंट इज दैट कि जब आपको एजीएम करना है, जब आपको एजीएम करने में देरी है, ठीक है, जब आपको एजीएम करने में देरी है और आपको कोई इंपॉर्टेंट मैटर अपने एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कशन करना है, तो आप सोचो, आप वेट करोगे क्या? हाँ सर, आप वेट करोगे? आप वेट नहीं करोगे, आप ईजीएम बुलाओगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। So what is an extraordinary general meeting? An extraordinary general meeting is a meeting held by a company or an organization to deliberate upon matters that require the urgent attention of senior executives, the board of directors, and all shareholders, and cannot be deferred until the next schedule AGM. इसको defer नहीं किया जा सकता
माने इतना दिन तक वेट नहीं किया जा सकता ईजीएम तक, इसीलिए क्योंकि इतना दिन तक वेट नहीं किया जा सकता तो कंपनी अपना ईजीएम बुलाते हैं। ईजीएम इज कन्वेंट एट एन इरेगुलर टाइम टू एड्रेस ए क्राइसिस। पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे एजीएम हेल्ड करने का एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है नॉर्मली, ठीक है। एजीएम करने का एक टाइम पीरियड होता है, बट ईजीएम करने का टाइम पीरियड ऐसा नहीं है। ये नॉर्मली इरेगुलर होता है क्योंकि क्राइसिस में होता है ना, इमरजेंसी में होता है, अर्जेंट सिचुएशंस में होता है। ओके, तो जो चीज अर्जेंट सिचुएशंस में होते हैं उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अर्जेंसी बोल के नहीं आता है। So all matters transacted in an EGM are deemed special. Point to be noted. EGM में जो भी बात डिस्कशन होगा वो हमेशा स्पेशल मैटर होगा। जैसे आपको मैं पहले दिन बताया था कि नॉर्मली मीटिंग में दो तरह का बिजनेस का डिस्कशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दिस नॉन ऑफ योर बिजनेस। हाँ सर, वही। कौन सा बिजनेस की बात कर रहे हैं सर? एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। और ये बात मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस पे क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी माने अड्डा होता है सर, अड्डा। इतना बार समझाया आप लोग, लास्ट लास्ट 4-5 क्लास से बोले जा रहा हूँ शायद। अड्डा क्या होता है? अकाउंट्स का डिस्कशन करना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में बात करना, ठीक है, देना है कि नहीं देना है। डायरेक्टर के बारे में बात करना, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, क्या उनको रीअपॉइंट किया जाएगा कि नया डायरेक्टर आएगा। और ऑडिटर के रेम्युनरेशन फिक्सेशन के बारे में बात किया जाता है। इसके बारे में पहले काफी डिस्कशन कर चुका हूँ सर। इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में मैं काफी डिस्कशन कर चुका हूँ। सो व्हाट इज द पॉइंट? सर पॉइंट ये है सर, ऑर्डिनरी बिजनेस माने अड्डा। अड्डा छोड़ के दुनिया का जो भी चीजें होते हैं, एक बिजनेस के जो भी चीजें डिस्कशन करना पड़ता है कंपनी को, उसे स्पेशल बिजनेस कहते हैं ना। ऑर्डिनरी बिजनेस तो एजीएम में ही डिस्कशन होगा, ये बात तो आपको तय है सर। ऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है ये एजीएम में ही डिस्कशन होगा, इसका डिस्कशन आप ईजीएम में नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या, सॉरी एजीएम में क्या स्पेशल बिजनेस डिस्कशन हो सकता है? द आंसर इज यस। एजीएम में स्पेशल, मैं लास्ट दिन आप लोगों को एक कंपनी का, टाटा कंपनी का एक डिटेल्स दिखाया था, एजीएम ईजीएम का, है ना। अदानी का भी दिखाया था प्रैक्टिकली कि मीटिंग का नोटिस कैसे होते हैं, उसमें कैसे लिखा रहता है। आप लोगों में ये भी बोला था कि आप लोग भी चाहो तो ऑनलाइन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पता नहीं कितना ने पढ़ा होगा, बट मैं बोला था कि आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए, आदत करना चाहिए। सीएसईएस सीएमए बनना एक हैबिट की चीज है सर, ठीक है। आदत डालोगे तो बन जाओगे, ठीक है। अब आदत दूसरी चीजों में लगाओगे तो फिर बनना मुश्किल है, पास करना भी मुश्किल है। और पास भी कर जाओगे तो अपनी फील्ड में सक्सेस होने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत सेज नहीं है, मेहनत चलता रहता है। सक्सेसफुल बनना इतना आसान थोड़ी होता है सर, टाइम लगता है किसी भी फील्ड में। जो चीज चीज में सक्सेस देखना चाहता है, मेहनत हर चीज में रगड़ना पड़ता है भाई। अब कोई बोलेगा सर हमको रगड़ना नहीं है, मत रगड़ो, कोई बात नहीं सर। ओके सर, ऑल मैटर्स ट्रांजैक्टेड एट एन ईजीएम एंड डीम्ड स्पेशल। इसको डीम्ड क्यों बोला? मैंने मान लीजिए कि स्पेशल ही होगा तभी ना, मैंने ऑर्डिनरी तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑर्डिनरी तो एजीएम में डिस्कशन होगा। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ ए टॉप एग्जीक्यूटिव, टॉप एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना है। जैसे रिसेंटली एक ऐसा हुआ है इन्फोसिस में, आई थिंक, रिमूवल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इन्फोसिस रिमूव सीएफओ, इन्फोसिस सीएफओ निरंजन रॉय रिजाइन्स। ये देखो 11 दिसंबर का बात है, रिजाइन कर दिया। रिसेंटली हुआ सर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रिजाइन कर दिया। करते हैं सर कई बार बिजनेस में, चलता रहता है ना, जैसे घर में बर्तन होता है तो ठोका ठोकी होता है ना, वैसा ही। It IT major Infosys chief financial officer Nilanjan Roy has resigned from his post. The company has announced that Jayesh क्या नाम है सर, संग्रज का will be the new CFO effective from April 1, 2024 according to the exchange filing. exchange को फाइलिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने NSE को। Roy, after serving in this role since 2018, had decided to step down to pursue his personal aspiration outside of Infosys. He will continue to be Infosys till March 2031, 2024 as CFO. ठीक है, मैंने रिजाइन कर दिया, अभी नोटिस पीरियड सर्व करेगा। अभी नोटिस पीरियड सर्व करना है इनको, ठीक है। अब जो नया, ये पुराना है, ठीक है, नीलंजन रॉय। अब जो नया आ रहा है ये है सर, ठीक है, इज द न्यू सीएफओ। ड्यू टू पर्सनल रीजन उन्होंने स्टेप डाउन किया, ऐसे कंपनी की तरफ से बताया गया। तो ये सारी मैटर्स डिस्कशन करना पड़ता है ना कि भाई सीएफओ क्यों चेंज करा दिए, क्योंकि बिजनेस का मैटर सभी को पता चलना चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए तो बताते हैं। और इसका इम्पैक्ट भी पड़ा था जिस दिन ऐसा हुआ था,
11 दिसंबर का अगर आप देखोगे सर, फिर से आप बोलोगे शेयर बता रहा हूँ, नहीं सर मैं इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि क्या एक छोटा सा बात है। कोई बोलेगा सर ये तो छोटी सी बात है, हाँ सर छोटी सी बात है, बट ये छोटा बात नहीं है। मार्केट कैसे रिएक्ट करता है देखो, ये देखो 11 दिसंबर देखो, 15 12 दिसंबर, ये देखो 11 दिसंबर, देख रहे हैं सर, 8 9 10 11 दिसंबर, मार्केट 1488 से गिर के, ठीक है, 1488 से पूरा नीचे गिर गया था, देख रहे हैं सर, ये देखो मार्केट गिरा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यही न्यूज के कारण गिरा था, लेकिन बाद में उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। पहले लोगों को लगा था कि अंदर कुछ लोचा है, बिजनेस में कुछ मैनेजमेंट इश्यूज है, फिर बाद में पता चला नहीं इतना कोई बड़ा बात नहीं है, सीएफओ जा रहा है, सीईओ थोड़ा और इम्पैक्टफुल होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहुत बड़ा बात हो जाएगा, सीएफओ इम्पैक्टफुल हो सकता है बट इतना भी बड़ा नहीं, ठीक है। तो सीएफओ स्टेप डाउन कर रहा है, तो मार्केट फिर भी इस चीजों को थोड़ा सा नेगेटिव वे में लिया था, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा लिया था, तो मार्केट थोड़ा सा गिरा था। उसके बाद जैसे ही लगा कि नहीं इतना बड़ा बात नहीं है, तो फिर मार्केट फिर से उठना चालू कर दिया, फिर 1400 से फिर 1500 में चला गया, पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है। अब चलो ये सब बातें चलता रहेगा, ठीक है, मैं आपको फील कराने का कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा महसूस कराने का कोशिश करता हूँ। अब बाकी डिपेंड करता है सर, महसूस करना है कि नहीं करना है, उसमें मैं क्या बोलूँ सर, ज्यादा नहीं बोल सकता। चलो अच्छा, ईजीएम के बारे में कुछ और बातें सुन लो सर। ईजीएम क्या है, जैसे यहाँ पर एक बोला है कि द रिमूवल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव माइट कंस्टिट्यूट द एजेंडा ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। ईजीएम इज आल्सो कॉल्ड स्पेशल एंड इमरजेंसी जनरल मीटिंग। Summary: EGM क्या है? Is a meeting held by a company to deliberate upon matters that require the urgent attention of senior executives, the board of directors, and all shareholders, and cannot be deferred till the next schedule in January. जिसको defer नहीं किया जा सकता, तो EGM बुलाना है. According to the Indian Companies Act 2013, an EGM can be convened by the board. EGM can be convened by the board. समझना सर, simple language है. Convened by the board as well as by the specific member or shareholders of the company that fulfill certain criteria. Usually EGM is conducted by the chairman. EGM कौन होल्ड करेगा, कंडक्ट करेगा चेयरमैन, हु रीड्स आउट द रिजोल्यूशंस, वो रिजोल्यूशन रीड आउट करेगा कि क्या क्या डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे घर में कभी कभी माँ पापा भी तो मीटिंग बुलाते हैं, जैसे आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करते, हाँ, जैसे मानो अभी ठंड का टाइम है, आप लोग कहीं पिकनिक मनाने जाओगे तो आपके घर के बड़े जो होते हैं जैसे पापा, ठीक है, पापा सबको बुलाएगा, बेटा आ जाओ सब लोग फैमिली मेंबर्स लोग, चलो हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं, फिर सब अपना अपना राय देता है ना, हाँ, फिर कोई बोलेगा कि नहीं हम लोग, माँ बोलेंगे हम लोग इस बार ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, आसपास में कहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपनी का मीटिंग भी उसी की तरह है सर, किसके बाद किसको जोड़ रहे हो, अरे समझा करो, इतना भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए ये सब चीजें होता रहता है, ठीक है। कोई कोई अपना दायित्व लेता है तो कोई दायित्व से मुक्त होता है ना, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है तो कोई बोलता है अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, जैसे घर में भी तो होता है, ऐसा बात घर में नहीं होता सर। इसका मतलब कंपनी चलाना घर चलाना सेम है, हाँ। इवन मैं तो ये मानता हूँ, मेरा मानने का मतलब इतना नहीं है, मैं तो ये भी समझता हूँ सर, एक घर चलाना, एक कंट्री चलाना, एक कंपनी चलाना, अगर आप तीनों चीज एक माने सिंक्रोनाइज वे में रखते हो ना, सब सिंक कर जाएगा, क्योंकि तीनों का जो बेस मैटर है वही है। जिस घर का लॉ एंड ऑर्डर सही है वो घर का लोग अच्छा रहता है, जिस घर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वो घर का लोग भी ऐसे ही करते हैं, बेवड़ापना समझते हो ना। कंट्री का भी वही आते हैं, कौन लीडर है, कंट्री का लोग कैसे हैं, एवरेज लेवल में। कंपनी का भी सेम बात है, मैनेजमेंट कौन है, काम क्या करते हैं, फोकस कितना है, ऑब्जेक्टिव कितना है। तो घर अच्छा करेगा घर के लोगों के ऊपर, मेंबर के ऊपर, कंट्री अच्छा करेगा कंट्री के मेंबर के ऊपर, कंपनी अच्छा करेगा कंपनी के मेंबरशिप के ऊपर। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, बेस है, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा कोई नहीं समझा सकता सर। तो फिर क्यों बोल रहे हो, अरे सर क्या बताऊं आपको, छोड़ो। Usually the EGM is conducted by the chairman who reads out the resolutions, address the questions and concerns to the members, oversees the voting and declares the results। ठीक है, वोट करता है डिसीजन लेने से, है ना। ईजीएम कॉल करने का क्या रूल है, थोड़ा सा जान लो, सिंपल भाषा में है। According to the Indian Companies Act 2013, an EGM can be convened by specific members or shareholders or group of members of a company that fulfills the criteria। जैसे कि इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी शेयर कैपिटल में है
only the member that hold 10% of the company's paid up capital or more, यानी जो शेयर होल्डर कंपनी का ओवरऑल 10% शेयर होल्ड करते हैं वही ईजीएम बुला सकते हैं। मैंने बुला सकते मैंने ईजीएम करना है, उसका डिसीजन ले सकते हैं या फिर उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दे मस्ट कैरी वोटिंग राइट्स रिगार्डिंग द एजेंडा ऑन द डेट ऑफ सबमिटिंग द रिक्वेस्ट। इफ द कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि न्यूली फॉर्म हुआ है या फिर अभी उतना बिजनेस में है, लेकिन मीटिंग तो कर ही सकता है। तो EGM कैन बी कॉल्ड बाय द मेंबर दैट होल्ड एटलीस्ट 10% द टोटल वोटिंग पावर। जिसका शेयर कैपिटल का मैटर नहीं है, उसमें वोटिंग पावर देखा जाएगा कि ओवरऑल कंपनी में किसका कितना पावर है। और पावर कैसे पता लगता है? वोटिंग पावर से। ऑफ ऑल द मेंबर हु हैव राइट टू वोट इन द मैटर ऑन द डेट ऑफ सबमिटिंग द रिक्वेस्ट। तो सिंपल बात है, EGM अगर रिक्वेस्ट करना है, रिक्विजिशनिस्ट कहते हैं, जो रिक्वेस्ट डालता है उसे क्या कहते हैं सर? रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, तो बाय रिक्वेस्ट भी आप मीटिंग बुला सकते हो, लेकिन इसके लिए दो शर्त है। कंपनी का टोटल माने शेयर होल्डिंग का, पेड अप शेयर कैपिटल का 10% या फिर वोटिंग पावर का 10%। या तो वोटिंग पावर का ले लो या फिर पेड अप कैपिटल का, इनमें से जो भी होगा आप मीटिंग बुला सकते हो। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल है उसका शेयर कैपिटल देखा जाएगा, जिसका शेयर कैपिटल अवेलेबल नहीं है उसका सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पावर देखा जाएगा। A requisition for an EGM by the member is considered to be valid if clearly states the specific issue for calling the meeting. मीटिंग किस बात के लिए बुला रहे हो? पॉइंट बी नोटेड सर। मीटिंग किस बात के लिए बुला रहे हो, इसका क्लियर कट बोलना पड़ेगा। क्लियरली बताओ भाई हम इस मुद्दे पे मीटिंग बुलाने, ऐसा नहीं कि ठीक है आ जाओ देखते हैं। ठीक है, कंपनी का मीटिंग है, ऐसे थोड़ी आ जाओ देखते हैं, घर का बात है। ठीक है, घर में भी लोग बोलते हैं माँ बापा को, अरे रीजन बताओ नहीं तो मेरा बहुत काम है मैं अब नहीं आ सकता। ठीक है, तो मीटिंग में इतना लोग अपना काम छोड़ के जाएगा, ठीक है, रीजन बताना पड़ेगा ना। तो क्लियरली स्टेट्स द स्पेसिफिक इशू फॉर कॉलिंग द मीटिंग। ठीक है, इज ड्यूली साइंड बाय द मेंबर, और उसमें सभी मेंबर का दस्तखत होना चाहिए जिसका पावर है जो बुला रहे, एंड इज सबमिटेड बाय द एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, और वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। फिर जो कंपनी का बोर्ड है, जो कंपनी के शेयर होल्डर से अप्रूव करेगा, फिर मीटिंग होगा। तो अपॉन द सबमिशन ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मस्ट कॉल फॉर एन EGM विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्ता के अंदर। इन केस द बोर्ड फेल्स टू डू सो, अगर बोर्ड ये करने में फेलियर रहते हैं, सो द मेंबर कैन देमसेल्फ कॉल द EGM, जो मेंबर है वो खुद भी कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। पॉइंट बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट बात है। Submission of a valid request, the board of directors of the company must call for extraordinary general meeting within 3 weeks. In case the board fails to do so, the member can themselves call the EGM within 3 months of depositing the request. An EGM meeting, an extraordinary general meeting, the criteria can be adjourned to a future date as well. और अगर मीटिंग में कोरम नहीं आता या मीटिंग किसी कारण से एडजेंट होता है, माने कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं कहना चाहिए, एडजेंट। एडजेंट माने जब सपोज आज मीटिंग होने का बाद, जैसे हम लोग आज फ्राइडे है, फ्राइडे हम लोग इवनिंग को कंपनी लॉ पढ़ते हैं हर हफ्ता। ठीक है, तो अगर किसी कारण से आज का मीटिंग कैंसिल हो जाता है, तो मानो कि ये मानो एक ही बार होता है, ये तो हम लोग एक क्या बोलते हैं, हम लोग एनुइटी की तरह चलता है ना, हर हफ्ता होता रहता है। लेकिन जो कभी कभी होता है उसमें क्या होगा, अगर इस हफ्ता नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक होगा, तो एडजेंट। ओके, तो क्राइटेरिया कैन बी एडजेंट टू फ्यूचर डेट एज वेल। तो जैसे EGM में भी एडजेंटमेंट होता है, सिमिलरली इसमें भी होता है। कोर्ट में देते हैं ना, मूवी में देखे होंगे आप लोग, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ठीक है, द कोर्ट विल अगेन रिज्यूम इन नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डेट, ऐसे करके एक लॉयर जज बोलते हैं ना, ऐसा ही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। फिर आगे का बात भी थोड़ा सुन लीजिए, ऑलमोस्ट हो गया। प्रोसीडियर ऑफ एन EGM, before calling an EGM, the board of directors finalize the resolutions to be deliberated by the members and of shareholders in the meeting. The members are to be informed of the resolutions. कौन से resolutions के बारे में बात होगा, उसके बारे में मेंबर बने सारे के सारे शेयर होल्डर को बता दो, सारे के सारे शेयर होल्डर को बता दो कि भाई क्या resolutions होगा, and their importance well in advance. ठीक है, ये सभी मेंबर का इंपॉर्टेंस क्या है इस मुद्दे पे, इस मैटर पे, और वो आ भी जाए मीटिंग पे, ठीक है, इन एडवांस, सो दैट दे कैन रिसर्च द मैटर, और वो उसके बारे में रिसर्च कर पाए कि भाई ये डिस्कशन होना चाहिए, क्या कंपनी ये डिसीजन ले सकते हैं, क्या कंपनी एग्जीक्यूटिव मेंबर को हटाना चाहिए, क्या कंपनी अपने एग्जीक्यूटिव को एक रिक्रूट कर सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सभी को इसके बारे में राय होने होता है सर।
ठीक है, and effectively express their opinions and concerning in the meeting. So unless otherwise stated in the company's bylaws, at least 5 members must be personally present in the EGM. अगर कोई दूसरा मैटर है, यानी इसको कोरम बोलते हैं, आप लोगों को मैं कोरम पढ़ाया, जिन लोगों का कोरम हो चुका है आप लोग जानते हो, इवन लास्ट दिन भी मैंने कोरम के बारे में बात किया, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 लोग तो आना चाहिए, और अगर ज्यादा मेंबर है तो ज्यादा कोरम आएगा, है ना। तो क्वेश्चन इज दैट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन कंपनी के बायलॉज, माने कंपनी के एमओए एओए, ठीक है, एओए में नॉर्मली लिखा रहता है, तो अगर मिनिमम कुछ एओए में बोल दिया तो वो फॉलो करना है, अदरवाइज 5 मेंबर आना चाहिए इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, एंड एटलीस्ट 2 इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी। पब्लिक कंपनी होगा तो 5 लोग आएगा, अगर बाईलॉ में कुछ और लिखा है तो उतना लोग आएगा, अगर प्राइवेट कंपनी है या फिर दूसरा कंपनी है, एनी काइंड ऑफ अलग कंपनी, एनपीओ भी हो सकता है, तो उस पर कम से कम 2 लोगों का आना जरूरी है, 2 लोगों का आना जरूरी है ईजीएम होने के लिए, बाकी पब्लिक का होगा तो 5, ठीक है। तो यूजुअली द ईजीएम इज कंडक्टेड बाय द चेयरमैन हु रीड्स आउट द रेजोल्यूशंस। द बोर्ड एक्सपेक्टेड टू possess a thorough knowledge of the situations। जो बोर्ड होगा माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको कंपनी के सिचुएशंस के बारे में थॉरो नॉलेज होना चाहिए। अप्रेजेस दिस मेंबर्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द रेजोल्यूशंस, बताएगा, एंड एड्रेस देयर क्वेश्चंस, उनका जवाब का माने क्वेश्चन का आंसर भी करेगा। votes are cast by the members in the interest of the shareholders and the company। जो वोट कास्ट होगा वो शेयर होल्डर के हित में होना चाहिए, and the result is declared, माने डिसीजन पास होगा कि नहीं होगा। So members who are unable to attend EGM may dedicate their voting power to another member known as proxy। आपको मैं proxy भी पढ़ा के रखा पहले, जो लोग proxy जानते हो। The rules regarding proxy votes vary from one organization to another। इसके बारे में भी हम लोग बातचीत किए। proxy vote सिर्फ शो ऑफ हैंड्स कर सकते हैं, तो सॉरी बाय पोल कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी बात नहीं कर सकता, इसके बारे में डिटेल्स चर्चा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉक्सी करना है, रिसेंटली मिस हुआ है एजीएम का क्लास, तो मेरे से लिंक लेके कर सकते हो, ठीक है, जहां पर मैंने प्रॉक्सी रिलेटेड सारा बात करके रखा, ठीक है, कि प्रॉक्सी क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का क्या टाइम पीरियड है, पूरा रूल्स रेगुलेशंस बता के रखा। आशा करता हूँ कि सर आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, अगर क्लास लाइव नहीं करते हो तो एटलीस्ट बैकअप से करते हो, काफी लोग हैं जो बैकअप भी लेते हैं, आई नो दैट। तो किसी भी तरह से करना है, ठीक है। पढ़ाई करने से मतलब है सर, पढ़ाई करने से मतलब है लाइव करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, बट हाँ, जिनके लिए ऑफलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है वो ऑफलाइन जरूर आए, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में एक अलग ही मजा आता है सर। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब इसमें हम लोग नॉर्मल सा एक डिफरेंसेस दिए हैं सर यहाँ पर। एजीएम ईजीएम का कुछ बेसिक बातें। एजीएम मस्ट बी हेल्ड बाय द कंपनी विद इन 9 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर टू डिस्कस वेरियस बिजनेस मैटर। माने जिस जिस दिन खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके 9 महीने के अंदर, ठीक है। while EGM has no such requirement। नॉर्मली ये जो 9 मंथ्स है ये मैक्सिमम न्यू कंपनी के लिए लागू होता है, अगर पुराना कंपनी है तो उसके लिए 6 महीना ही होता है, ये बात मैं पहले भी करके रखा। EGM can be called only for a special agenda or a situations of crisis requiring urgent attention of the members, while EGM can be called for ordinary or special business, दोनों के लिए। तो इन सिंपल EGM क्राइसिस सिचुएशंस में होता है, स्पेशल डिस्कशन होता है। एजीएम में दोनों होता है, ऑर्डिनरी बात भी होता है जिसको अड्डा कहते हैं, स्पेशल बिजनेस भी डिस्कशन होता है। EGM कैन बी हेल्ड एट नेशनल हॉलीडे, ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, व्हिच इज नॉट इन केस ऑफ EGM। AGM can only be convened by the board of directors of a company, while EGM can additionally be called on the request of the member as detailed above. So these are the some basic differences between AGM and EGM। मैं आशा करता हूँ कि आपको AGM EGM का ये जो सिंपल तरीका है जानने का, पढ़ने का, आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ज्यादा डिटेल्स में भी आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सिंपल तरीका भी तो इनफ नहीं है ना, आपको थोड़ा सा सेक्शन सबसेक्शन का भी खबर रखना पड़ता है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी एजीएम रिलेटेड बातचीत कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे सेक्शन 8 के बारे में भी मैंने लास्ट दिन बताया था। ये रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कॉलिंग ऑफ EGM, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशंस themselves the board does not call, and board of directors on its own who can call EGM। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया,
अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में दिया हुआ है, आप चाहो तो सेक्शन वाइज थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मतलब जो है सिंपल तरीके से भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। और सेक्शन का भी थोड़ा यूज करना पड़ता है ना सर, तो जो सिंपल नोट्स में मैं ज्यादा सेक्शन का लोड नहीं दिया, ये आपको इस स्टडी मैट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप प्लीज इसे भी फॉलो करिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सारा आपको डिस्कस कर दिया, सारा चीज आपको मैं डिस्कस कर दिया। बस एक छोटा सा मैंने रिक्वेस्ट है कि सेक्शन वाइज पढ़ने का आदत आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं सर हमको सेक्शन समझ में नहीं आता, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। सेक्शन समझने का कुछ है नहीं सर, सेक्शन बस याद रखने का है, आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या बोला है, ठीक है। समझना कुछ नहीं है सेक्शन में, क्या समझोगे सेक्शन में, सेक्शन की पेज नंबर, किताब समझना है कि पेज नंबर समझना है। सेक्शन इज लाइक दैट, सेक्शन माने पेज नंबर, पेज नंबर कौन से पेज में क्या लिखा होता है, ठीक है। जैसे जब कोई किताब अच्छे से पढ़ लेता है, किसी भी किताब को, उसको पता लग जाता है भाई कौन से पेज में क्या लिखा है। सेक्शन भी उसी तरह का, जब कोई अच्छे से समझ लेता है ना पूरा सब्जेक्ट को, तो फिर सेक्शन का भी उसको पता लग जाता है। इसके लिए वो जी जान लगाना पड़ता है सर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देर इज नो शॉर्टकट, ठीक है, देर इज ओनली लॉन्ग कट। नहीं सर आपको नहीं पता शॉर्टकट होता है, चलो कोशिश करके देख लो, ठीक है। तो एक गाना आ गया, याद आ गया सर, एक बॉलीवुड मूवी देखा था, टैक्सी नंबर 9211 बोल के, आई डोंट नो आप लोग नाम भी सुने होंगे बोल के, नाना पाटेकर का और आई थिंक जॉन अब्राहम का, पुराना मूवी है 2006-7 का होगा मे बी। उसमें एक बड़ा अच्छा सा गाना है, बोलते कि आजमा ले आज खुद को आजमा ले, तो मैं भी वही बोलूंगा कि आप लोग भी आजमा के देख लो, ठीक है। आप लोग भी आजमा के देख लो, शॉर्टकट करके कहाँ तक पहुंच पाते हो, फिर मेरे को आके बताना कि हमने शॉर्टकट किया और हमको सक्सेस मिल गया। अगर मिल जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको सक्सेस मिले तो माँ बाबा को खुशी होगा, आपके माँ बाबा को, मुझे भी खुशी होगा, आपको सबसे ज्यादा खुशी होगा, लेकिन करके देखो। जितना लोग शॉर्टकट मारने का कोशिश करते हैं, वापस लॉन्ग कट में आने के लिए फिर तरसते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो तरस नहीं आना चाहिए, मैं आपको वही बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ये नाटक का ज्ञान तो मैं बीच बीच में देता रहता हूँ, आप लोग बोर हो जाते हो। अच्छा देखो यहाँ पर एक केस स्टडीज क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्या नाम है रे बाबा कंपनी का, द मेंबर ऑफ ब्लू मूव, अरे प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ ऐसे ऐसे नाम लिखते हैं। द मेंबर्स ऑफ ब्लू मूव पिकॉक्स अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, वाह, ब्लू मूव पिकॉक, ऐसा नाम, ऐसा लग रहा है कि सच में पिकॉक चल रहा है। द ब्लू मूव पिकॉक अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग मोर देन 1/10 वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी का टोटल वोटिंग पावर का 1/10 परसेंटेज, मैंने 10%, समझ रहे हो सर, 1/10 मैंने 10% ना, 1 का 10th मैंने 100 का 10% ही हुआ ना, तो 1/10 voting power of the company requisitions the board of directors to call general meeting on 14 July 2022, ठीक है, एक डेट दिया आपको 14 जुलाई 2022 को ब्लू मूव पिकॉक अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता रहा है कि भाई मीटिंग बुलाओ। However, the director did not pay any heed to such a requisitions, and therefore no general meeting was called। मैंने बेसिकली उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, डायरेक्टर ने बात को उतना सुना नहीं। नाउ आपको पूछते हैं, समझा करो सर बात को, आपको पूछते हैं डिस्कस डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द नॉट कॉलिंग इन जनरल मीटिंग ऑन रिक्विजिशंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013। यानी इस परिस्थिति में जो हो चुका है, ये हो चुका है, अब इस सिचुएशंस में कंपनीज लॉ क्या कॉन्सिक्वेंस बताते हैं, क्योंकि ब्लूमूव पिकॉक ने बोला कि भाई हमारा तो 1/10 वोटिंग पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके बोला कि भाई मीटिंग बुलाओ, उसने मैंने मुंह में नहीं लिखित दे दिया सर, रिटर्न में दे दिया, फॉर्म भर के दे दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बात को उतना नजरअंदाज कर दिया और मीटिंग करवाया नहीं। क्वेश्चन इज दैट, तो फिर इससे सिचुएशंस का वो बोलते हैं ना अंजाम क्या होगा, ठीक है, सिचुएशंस का अंजाम क्या होगा वही बता रहे हैं आप।
तो इसका अंजाम क्या होगा, इसके लिए आपको लॉ के सहारा लेना पड़ता है, और लॉ के सहारे आपको इसका जवाब देना पड़ता है। तो दे दो जवाब, टू दी पॉइंट जवाब देना है सर। तो बेसिकली एग्जाम में आंसर भी ऐसे ही लिखना पड़ता है सर। तो इन द above case, the requisitions for calling general meeting is made by the sufficient number of requisitionists, and therefore the board of directors is required to initiate the process of calling the meeting according to section 100 subsection 4. If the board does not within 21 days, 3 हफ्ता है ना, 3 weeks, माने बेसिकली 21 days, आप डेज से लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऐसे पहले वाला नोट में मैं 3 हफ्ता दिया, बट मैं आपको बोलूंगा कि सर आप इसको वर्ड्स माने डेज में लिखे तो ये ज्यादा लॉफुल होगा कंपेयर टू वीक से मेंशन करना या मंथ मेंशन करने से, ठीक है। So within 21 days from the date of receipt of valid requisitions, proceed to call a meeting within a 45 days from the date of receipt of such requisitions. According to section 100 subsection 4, the board does not, if the board does not within 21 days from the date of receipt of valid requisition, रिक्वेस्ट मिलने के 21 दिन के अंदर भी, ठीक है, नहीं करता है, प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 45 डेज, तो फिर मीटिंग कर लेना चाहिए 45 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सब रिक्विजिशंस, ठीक है। देन द रिक्विजिशन इज मेड देमसेल्व्स कॉल एंड होल्ड द मीटिंग, 45 दिन के अंदर कर सकते हैं, जिस दिन वो लोग रिक्वेस्ट डाला है उससे 45 दिन। अगर अगर 21 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं बोर्ड से, तब रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग करवा सकता है। दिस कैन बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months. This can be done within a period of 3 months from the date of the requisitions. Now, point to be noted again, मीटिंग बुलाने के लिए रिक्वेस्ट डाला है मेंबर ने, जैसे यहाँ पर ब्लू मूव कंपनी जो था उसका कंपनी में 1/10 शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है। According to section 100 subsection 4, if the board does not within 21 days from the date of receipt of a valid requisitions proceed to call a meeting within 45 days, अच्छा पहला 21 दिन में नहीं किया तो 45 दिन के अंदर कर सकता है from the receipt of such requisitions, when the requisitionists may themselves call and hold the meeting. Okay, this can be done within a period of 3 months from the date of requisitions. रिक्वेस्ट के 3 मंथ के अंदर वो मीटिंग वो लोग कर सकता है। यानी अगर 21 दिन में नहीं हुआ तो 45 दिन के अंदर मीटिंग बुलाने का बात करें, अगर 45 दिन में नहीं हुआ तो फिर 90 दिन के अंदर मीटिंग कराना चाहिए, किसको, जो लोग रिक्वेस्ट डाला है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 subsection 5, a meeting by requisitionist shall be called and held in the same manner in which the meeting is called and held by the board of directors. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता तो भी जिस तरह से करना चाहिए, ठीक है। मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पर हमारे केस में क्या हुआ, अप्रूवल नहीं दिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया, ना तो कोई भी डेज फॉलो हुआ, तो फिर 90 दिन के अंदर ये लोग कर सकता है, विद इन 90 डेज के अंदर, ठीक है। तो 3 मंथ बेसिकली, 90 दिन नहीं 3 मंथ बोलो, इसमें 3 महीने के अंदर कर सकता है। तो 100 सेक्शन 100 सबसेक्शन 5 के तहत रिक्विजिशनिस्ट खुद भी कर सकता है, ठीक जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है उसी तरह से करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेंबर कर सकता है, जिनके पास वोटिंग पावर है वो कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली द रिक्विजिशन इज बीइंग मेंबर ऑफ ब्लू मूव पिकॉक अप्लायंसेस का, जिनके पास 1/10 शेयर होल्डिंग है, बात को समझे सर, ब्लू मूव पिकॉक में जिनका 1/10 शेयर होल्डिंग है। तो अकॉर्डिंगली द रिक्विजिशन इज बीइंग मेंबर ऑफ ब्लू मूव पिकॉक अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड कैन कॉल एंड होल्ड द जीएम within a period of 3 months from the date of the requisition, since the board was not inclined to call such a meeting within the stipulated time after the requisition was made. 21 दिन में मीटिंग बुलाना चाहिए था और 45 दिन के अंदर मीटिंग करवा देना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जिन्होंने मीटिंग का रिक्वेस्ट डाला है वो लोग रिक्वेस्ट जिस दिन डाला है उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर खुद ही कर सकता है। जिनके पास वोटिंग पावर होगा वो, माने जिसका 1/10 शेयर होल्डिंग होगा वो कर सकता है। हेलो, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इतना बताइए मुझे प्लीज सर। है सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो देखो सर, ये होता है पढ़ने का, मैंने बेसिकली पढ़ाई को रेडी करने का सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अब मानो किसी को एजीएम का फर्क ही नहीं पता, एजीएम का इंपॉर्टेंस नहीं पता, उस मीटिंग करने का रीजंस, उसका इम्पैक्ट नहीं पता। अगर आपको, जैसे मैं आपको इम्पैक्ट बताता रहता हूँ,
इम्पैक्ट मैं आपको बताता रहता हूँ। क्यों बताता रहता हूँ? क्योंकि इम्पैक्ट बहुत बड़ा चीज होता है सर। अगर आपको किसी चीज का इम्पैक्ट पता होगा तो आप समझ पाओगे। जैसे आप सोचो ना, एक मीटिंग में बहुत कुछ डिपेंड करता है। कंपनी की मीटिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाखों रुपया लॉस हो सकता है, लाखों रुपया कमा भी सकते हो आप। ठीक है, लाखों क्या, करोड़ों। ठीक है, मैंने समवन में लूज lakhs and crore rupees, someone may gain lakhs and crore rupees, and as well as law and order situations, faith, future business valuations, बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ। तो एक मीटिंग का अहमियत मैं आपको क्या बताऊं सर। ठीक है, एक मीटिंग की अहमियत, मुझे फिर से एक सिनेमा का डायलॉग याद आया। वो मीटिंग का नहीं सर, मूवी में। सर आप मूवी बहुत देखते हो? अरे नहीं सर, मूवी उतना नहीं देखता हूँ, लेकिन मूवी का डायलॉग अगर कुछ निकलता है ना मार्केट में, वो बड़ा याद आता है। हम लोग जब कॉलेज में थे, मोस्ट प्रोबेबली शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का एक मूवी आया था। कॉलेज में नहीं सर, स्कूल में, कॉलेज से पहले। तो उसमें क्या नाम है मूवी का, मैं आपको बताता हूँ। अरे क्या नाम है, शाहरुख दीपिका, दीपिका का आई थिंक पहला पहला मूवी है, मैंने काफी फर्स्ट टाइम का। क्या नाम है उसमें, मैं अगर कहूँ तुम साथ हंसी, ऐसे बहुत फेमस गाना भी आया था उसमें। कायनात में ऐसा होगी नहीं, ऐसा ही गाना है। तो उसमें एक डायलॉग था, दीपिका पादुकोण मोस्ट प्रोबेबली डायलॉग दे रहे हैं, वो थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में था। तो बोलते हैं, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, उस मूवी में एक डायलॉग था। ठीक है, तो मेरे को वो डायलॉग बड़ा सिंक्रोनाइज हो रहा है कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत। ठीक है, जैसे वो मूवी में थोड़ा बता रहा था, तो ऐसे ही एक मीटिंग का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ऐसे डायलॉग आप सोच सकते हो। सर मैं आपको मूवी का डायलॉग बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरा बात समझेगा। मैं बेसिकली आपको याद दिलाने के लिए बोलता हूँ, क्या एक मीटिंग का अहमियत आप क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, ठीक है, वो रमेश बाबू मूवी में डायलॉग था। ठीक है, तो ऐसी बात है सर, एक चुटकी सिंदूर और एक मीटिंग का अहमियत आप क्या जानो। तो ऐसा बात है सर, मीटिंग का अहमियत को समझो तो आपको मीटिंग पढ़ने का अलग ही जज्बात मिल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में दो डालो सर। ठीक है, कल तो एक रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट जॉब भी, पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पहले लेता था, आजकल कुछ ज्यादा ही ले रहा है सीएस को। जैसे कल एक कंपनी का मैं आपको स्टेटस पे भी लगा के रखा था। ठीक है, एक रिसेंटली पोस्ट निकला है कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फर्टिलाइजर कंपनी है, ब्रह्मपुत्र फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नाम है, सरकारी कंपनी है। उसमें कंपनी सेक्रेटरी मास्ट पोस्ट है। ठीक है, उनको एक ही चीज बोला है कि कंपनी लॉ का रूल्स रेगुलेशंस में नॉलेज चाहिए, कंप्लायंस का नॉलेज चाहिए। ठीक है, और साथ में एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस, देखो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 4-5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो फिर आपको लेगा। तो आप सोचो। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। अरे भाई बनो सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, हर तरह का जॉब है, बनो तो सही, पढ़ो तो सही। ओके, चलो सर, और एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विष्णु ऑर्किड्स लिमिटेड, ठीक है, a company having its registered office in New Delhi, did not proceed to call meeting despite receipt of a requisitions from the required number of requisitions। रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट, बार बार रिक्वेस्ट डाला है, फिर भी कंपनी ने मीटिंग नहीं किया। इन व्यू ऑफ दिस, रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्फ डिसाइडेड टू कॉल अ मीटिंग टू बी हेल्ड इन माद्रिद, स्पेन। ठीक है, ठीक है, माद्रिद में चला गया। रियल माद्रिद जानते हैं, फुटबॉल टीम है रियल माद्रिद। हाँ, यूरोपियन क्लब में बड़ा फेमस टीम है रियल माद्रिद का, स्पेन में है सर। तो वो लोग मीटिंग बना बुला, तो कहाँ बुलाया, माद्रिद में बुलाया, स्पेन में बुलाया। कहाँ बुलाया, माद्रिद में। कहाँ बुलाया, स्पेन में। ठीक है, 2 October 2022। नाउ डिस्कस वेदर द जनरल मीटिंग कैन बी कन्वेंट ऑन द सेम डेट एंड प्लेस। क्या जनरल मीटिंग हो सकता है वहां पे? नाउ, so keeping in view the facts, the above case, the meeting cannot be convened as proposed to be held by revisionist as per rule 17 subsection 2। ये सब थोड़ा आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा लॉ, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नॉलेज अगर आपको हो जाता है ना, तो सेक्शन का भी नॉलेज आपको हो जाएगा। बात को समझा करे थॉरो स्टडी, थॉरो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, तो सेक्शन भी याद आ जाएगा। तो एज पर रूल 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, the requisitionist should hold the meeting at the registered office of a company or in the same city or town in which the registered office is situated। मैंने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये बताते हैं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 भी इस पे साथ बताते हैं कंपनीज एक्ट में, कि भाई आप वहीं पर मीटिंग बुला सकते हो जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है।
जिस शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिस गांव में रजिस्टर्ड ऑफिस है। आपका ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली में कहीं पर कर लेते हैं, दिल्ली दिल्ली एरिया में कहीं पर भी कर लेते हैं, माद्रिद में नहीं होगा। In addition, the day the holding of the meeting should be working day and not a national holiday. मीटिंग जिस दिन होगा वो दिन भी वर्किंग डे होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलीडे मैंने इंडिया का नेशनल हॉलीडे, ठीक है। और 2 अक्टूबर को कर रहा है, आप समझ पा रहे हो सर? देखो सर कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा। और एक मूवी में एक डायलॉग था सर, अपुन अन्ना 24 घंटा चौकन्ना। किसी मूवी में सुना था, पता नहीं कौन सा मूवी था। तो आपको भी चौकन्ना रहना है। चौकन्ना माने है जागरूक रहना है, ठीक है। कॉन्शियस, अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस रहना है। 2 अक्टूबर गांधी बर्थडे है, इंडिया में नेशनल हॉलीडे। 15 अगस्त, ठीक है। 26 जनवरी, ठीक है। ये सब जो डेट है ना, ये सब डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब नेशनल हॉलीडे वाला डेट है। तो जिस दिन नेशनल हॉलीडे है आप उस दिन नहीं कर सकते। कैलेंडर निकाल के देख लो नेशनल हॉलीडे कब कब है, ठीक है। तो नेशनल हॉलीडे में मीटिंग पॉसिबल नहीं है। सेकंड ये भी कारण है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, आप रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है वहां मीटिंग ना करके आप माद्रिद में जा रहे हो भाई, ठीक है, छुट्टी मनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, माद्रिद में हो सकता था अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता वहां पर तो कर सकता था, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आया सर। हेलो, मीटिंग के बारे में बातचीत समझ में आ रहा है ये सर? नो? यस सर। ये सर, ओके। इसी तरह का एग्जाम भी पूछते हैं सर, आपको भी नहीं, मतलब टू दी पॉइंट जवाब देना है। आप लोग आओ सर, एग्जाम देने के लिए रेडी हो। जो भी चैप्टर मैं करवा दे रहा हूँ ना, आप लोग ऑफलाइन में हो। टेस्ट के लिए ऑफलाइन इज द बेस्ट। स्पेशली जो लोग कोलकाता में रहते हो, ठीक है, या आसपास में रहते हो। हाँ, जो अदर स्टेट में है कोई, ठीक है, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है आना, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो कोलकाता के आसपास में हो, आओ सर, ऑफलाइन में बेहतर होगा सर, अगर कोई चैलेंज अलग कोई रीजन ना हो। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस है, चलो मैं आपको थोड़ा सा मीटिंग रिलेटेड कराता हूँ। आज बेसिकली मैं क्वेश्चन कराने के मूड में भी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करने से काफी मजा आ जाता है। बहुत क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लाइन लग जाएगा। बस लाइन आपको नॉलेज का भी लगाना पड़ेगा। देखो सर, एक क्वेश्चन है कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर देखो कोशिश करते हैं जवाब देने का। प्रिंस ऑटो पार्ट्स लिमिटेड, ठीक है, प्रिंस ऑटो पार्ट्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड माने, जब भी बात लिस्टेड होता है इसका मतलब क्या सर? कोई बोलेगा मुझे लिस्टेड का मतलब क्या होता है? लिस्टेड का माने स्टॉक मार्केट लिस्टेड। हाँ बोलो सर। सेबी, हाँ। सेबी में है, लिस्टेड सेबी में नहीं होता है। लिस्टेड स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, ठीक है। सेबी तो सर स्टॉक मार्केट को देखने का वॉचडॉग है, ठीक है। वॉचडॉग इन द सेंस वो पूरा रूल्स रेगुलेशन देखते हैं। सेबी के थ्रू से आपको रजिस्टर्ड बिल्कुल होना पड़ेगा, बट आपको एक्सचेंज में लिस्टेड होना है। एक्सचेंज लिस्टेड माने एनएसई में लिस्टेड या फिर बीएसई में लिस्टेड। बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है जो सेबी रजिस्टर्ड तो है, बट वो बीएसई एनएसई में नहीं है, ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड होने से ही आप बीएससी एनएससी में भी रजिस्टर्ड हो जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जब भी बात लिस्टेशन का आता है, लिस्टेड कंपनी माने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, इस बात का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में 2 एक्सचेंज बेसिकली एक्टिव है, ऐसे तो टोटल 7 एक्सचेंज है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। जैसे जो लोग सीएस पर पढ़ाई कर रहे हो स्पेसिफिकली, चार्टर्ड वाले का भी है, फाइनल में है, ठीक है। सीएमए वाले को भी फाइनल में पढ़ना है, बट सीएस वाले एग्जीक्यूटिव लेवल में ही पढ़ लेगा अभी। एक चैप्टर है सर सिक्योरिटी लॉ बोल के, सेबी लॉ का, ठीक है।
उसमें हम लोग बात करेंगे आप लोगों के साथ भर भर के। ठीक है, बेसिकली हमारे देश में 7 एक्सचेंज है, उसमें से 2 एक्टिव स्टेक्स एक्सचेंज है। ठीक है, 3 मैंने सॉरी 2 आउट ऑफ 7, 2 एक्सचेंज कंप्लीटली काम करता है, एक बीएसई एक एनएसई। इसके अलावा कुछ और भी एक्सचेंज है जहां पर कमोडिटी करेंसी इसका ट्रेड अलग से होता है। ठीक है, सातों ही एक्टिव है। ठीक है, सातों ही एक्टिव है, उसमें से 2 नाम सबसे ज्यादा चलता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बाकी जो एक्सचेंज है उसमें कमोडिटी करेंसी ये सब और चीजें चलता है, जैसे एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीटीईएक्स है। ठीक है, नेशनल कमोडिटी इसका एक है। ठीक है, इस तरह का एक्सचेंज और भी है। ठीक है, तो टोटल 7, उसमें से एक और है सर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज ऑल्सो एक्टिव। ठीक है, मैं बात ऐसे बातों बातों में सुन रहा था कि 2024 में ऑन हो जाएगा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है, बट कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है उसका ट्रेड नहीं होता। ऐसे इसका भी एक अलग रीजन है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज मोटा मोटी उसका जो शेयर होल्डिंग है ना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अपना सारा कंपनी का शेयर का डिटेल्स बॉम्बे के पास दे दिया, और बॉम्बे उसके बदले में कलकत्ता को कुछ कमीशन वगैरह देता है, ऐसा कुछ डील है उनके बीच में। चलो कोई बात नहीं, ये सब बहुत बातें हैं, माथा खराब हो जाएगा, इतना भी ना बोले। ओके सर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ से पढ़ रहे थे अभी, कहाँ खत्म हो गया, कहाँ चला गया, नोट्स किधर चला गया? ठीक है, तो प्रिंस ऑटो पार्ट्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, हैज रिसेंटली कंक्लूडेड इज एजीएम। एजीएम रिसेंटली कंक्लूडेड हुआ एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि वो मीटिंग करना उनका स्टैट्यूटरी रीजन था। इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन इट्स पार्ट। ठीक है, ऑब्लिगेटरी माने उनको करना है टू फाइल विद द जुरिसडिक्शनल रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, मैं आपको बताया था कि भारत के हर जगह में आरओसी का क्या सिचुएशन है। हाँ, रोज दिखाता था register of companies. ठीक है, section 609 of the Companies Act covering the various states and union territories are vested with the primary duty of registering companies and LLP limited liability partnership floated in the respective states and union territories, and ensuring that such companies and LLPs comply with statutory requirement under the act. These offices functions as a registry of records. ये ऑफिस क्या काम करता है? रिकॉर्ड रजिस्टर करने का काम करता है। ठीक है, भारत के हर शहर में, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में रजिस्टर्ड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रिलेटिव टू कंपनीज रजिस्टर्ड विद देम व्हिच आर अवेलेबल इन इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ द prescribed fee. The central government exercise administrative control over these offices through the respective regional directors. हर आरओसी का एक डायरेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू से हर कंपनी को देखने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, और पब्लिक भी इनका डिटेल्स पेमेंट फीस देके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में हर स्टेट में 2 आरओसी हैं, सॉरी 1 आरओसी है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैव 1 आरओसी। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेट ऐसा है जहां 2 आरओसी हैं, एक मुंबई या पुणे इन महाराष्ट्र, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है, एंड चेन्नई एंड कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। ठीक है, बाकी सभी स्टेट में आपको एक ही मिलेगा, कोलकाता, कटक, रांची, पटना, शिलोंग, गुवाहाटी, ग्वालियर, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हर स्टेट में आपको एक ही दिख रहा है सर, ओनली वन। मील का लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। ओके सर, तो फिर से चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो कहना ये चाहता है सर कि जैसी कंपनी ने मीटिंग कर दिया, अब जुरिस्डिक्शनल रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाके उसका फाइल करना पड़ता है, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट्स एज। आपको क्वेश्चन क्या करना, स्टेट विद इन हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल द सेड रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये कितने दिन के अंदर आरओसी के पास जमा करना चाहिए, मीटिंग के बारे में, जो मीटिंग हो चुका है एजीएम ईजीएम का, कितने दिन के अंदर आपको जमा करना। इन केस प्रिंस ऑटो पार्ट्स लिमिटेड फेल्स टू फाइल द रिपोर्ट ऑन इट्स एजीएम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, स्टेट द पेनल्टी कितना पड़ेगा, अगर टाइम के अंदर नहीं करेगा तो पेनल्टी कितना पड़ेगा, which the company and also its every officers who is in default shall be liable for such failure. क्वेश्चन समझ में आया सर? हेलो, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया? तो इतना चुप चुप काहे होते हो आप लोग, थोड़ा जवाब भी दे दिया करो।
हाँ, पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन समझोगे तब ना जवाब दोगे कि भाई पूछा क्या है, करना क्या है। काम ही समझ में नहीं आया तो फिर करोगे क्या। तो बचपन में हम लोग यहाँ पर ना एक बड़ा आदत हो चुका है लोगों का। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ सर, ठीक है, एक जनरल क्लास में बचपन वाला स्कूल वाला बात याद आ रहा है। स्कूल में क्या होता था, कुछ टीचर ऐसा डरावना वाला होता था ना, कुछ टीचर क्या, मैंने 99% टीचर स्कूल में ऐसे ही हमें लगता था। आप लोगों का एक्सपीरियंस शायद बेहतर हो सकता है। 99%, हार्डली 1% टीचर ऐसा होता था जिनको डर नहीं लगता था। तो 99% टीचर ऐसे होते थे जो अगर पूछ रहा था क्या समझ में आया, तो फर्स्ट बेंच वाले सबसे पहले घाट हिलाता था, हाँ 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 समझ में आया। जेन्युइनली उनको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बेंचर से एक एजम्पशन लगा सकते हो कि वो लोग पढ़ाई में अच्छे होंगे और रेगुलर स्कूल आते होंगे। और हम जैसे बैक बेंचर्स, ठीक है, मैं सीरियसली मैं बैक बेंचर्स रहा हूँ हमेशा, ठीक है। तो बैक बेंचर्स वाले का क्या है ना, ये लोग सामने जब टीचर आएगा क्या समझ में आया, ना बोलने का औकात नहीं है, ठीक है, ना बोलने का औकात नहीं, मतलब हम ना बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ना बोलेंगे तो पहले मार पड़ेगा ना, ठीक है। इससे बेहतर है हाँ बोल दो। अच्छा, उसके बाद किस्मत, अगर हाँ बोलने के बाद आपको पूछ दिया जाए फिर भी ना हो जाए, मैंने फिर भी आप नहीं बोल पाओ, तो फिर आपका किस्मत खराब है, तो आपको मार पड़ा। लेकिन हो सकता है आपने हाँ बोला और टीचर आपको स्किप करके चला गया, किसी और को जाके पकड़ा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्रोबेबिलिटी खेलते थे, आप लोग भी खेलते होंगे, ठीक है। यस बोल दिया, टीचर भी समझा होगा, हाँ 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 बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन समझ रहे हो ना सर, डर के मारे हाँ बहुत लोग बोलते हैं। आप लोग को यहाँ पर डरने वाला बात कुछ नहीं है। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा सर, आप लोग प्रोफेशनल बन रहे हो, तो हाँ ना, वो बचपन वाला खेल तो बिल्कुल ना खेले, ठीक है, क्योंकि बचपन का बात अलग ही होता है सर। In terms of Section 121, Subsection 2 of the Companies Act 2013, Prince Auto Parts Limited is required to file with Jurisdictional Register of Companies a copy of the report maximum within 30 days. तो पूरा खेल इधर इसी खेल में बाकी पूरा आंसर तो एक सेक्शन याद करने का था और एक 30 डेज का था, बाकी तो नॉर्मल बात है, सेंटेंस को जोड़ने का काम था। सेक्शन को, सेंटेंस को बस जोड़ा आपने, लेकिन इसको जोड़ने के लिए दो डैश था यहाँ, दो डैश जिसको आपको फुलफिल करना था। एक किस सेक्शन में लिखा हुआ है और कितने दिन में करना, हो गया। ये 4 नंबर रहता है तो 2 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। तो 121 सब्सेक्शन 2 के तहत प्रिंस ऑटो पार्ट्स लिमिटेड को, क्योंकि वो एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, उसको हर उसी के पास मीटिंग करने का जो रिपोर्ट है विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ दिस एजीएम जमा करना है। In terms of section 121 subsection 3 of the Companies Act 2013, every listed company which fails to file with the jurisdictional registrar, जो jurisdictional register के पास ये जमा करने में फेल करेगा, ठीक है, company's copy of the report on its AGM within the specified time limit shall be liable to following penalty। कितना पेनल्टी पड़ता है, ठीक है, मैंने बेसिकली नहीं किया ना। अब बात ऐसा है कि अब तेरा क्या होगा कल, ठीक है। ये जो पेनल्टी वाला बात आ गया ना, ये पेनल्टी का बात इसलिए आ रहा है क्योंकि अब बात यह है, सवाल यहां तक आ जाएगा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। वो भी फिर से डायलॉग है, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो देखो कंपनी का क्या नाम है, कंपनी मैंने यहाँ पर कालिया बन गया, कालिया मैंने गलती कर दिया ना। कंपनी ₹1,00,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे। समझ रहे हो कालिया का क्या करेगा, कालिया का ये दशा करेगा, 1 लाख का फाइन करेगा। अगर कंटिन्यू चलता रहेगा, रजिस्टर ऑफिस के पास अभी भी मीटिंग का डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, 500 फॉर ईच डे, जितना देरी करोगे, मीटिंग खत्म होने के बाद 30 दिन, 30 दिन के बाद जितना देरी करोगे, आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। नॉर्मली 1 लाख, फिर जितना देरी करोगे 500 हर दिन का, ठीक है, और मैक्सिमम 5 लाख तक ये कंपनी की तरफ ये जा सकता है। और उस कालिया के, कालिया के दंगल में जो ऑफिसर्स है, कंपनी बन गया कालिया, ठीक है। कालिया माने कौन, अरे वो मूवी वाला, अब तेरा क्या होगा कालिया। अब मानो कालिया बनेगा गुंडा, ठीक है, गुंडा, गुंडा है ना, गुंडा, गुंडा गलती कर दिया है, ठीक है। अब ऑफिसर जो उनके पास काम करते हैं, ठीक है, मिनिमम ₹25,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, ठीक है, मिनिमम 25,000 तो देना ही है। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियरिटी है विद फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे, एक ही बात है, जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है।
तो कालिया का जो सरदार लोग है, ठीक है, कालिया हो गया कंपनी का हेड, और सरदार का जो चमचा है, ठीक है, चमचा समझते हो ना, क्या बोलते हैं उनको, जो उनके अंडर पे काम करते हैं। तो सरदार जी का 1 लाख का फाइन, डेली का 500 का, और मैक्सिमम 5 लाख का। और सरदार का चमचा लोगों का कितना है, 25,000 का फाइन, मैंने ऑफिसर जैसे कंपनी सेक्रेटरी वगैरह इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, सीएफओ वगैरह इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, सीएफओ में सीए में कोई भी पढ़ सकता है सर। तो 25,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग व्हिच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये है पेनल्टी का खेल। ठीक है, आपको समझ के करना है, आपको समझ के करना है। तो आपको ये बस जानना है कि भाई क्या करने से क्या होता है, बस यही है लॉ। लॉ में ज्यादा कुछ नहीं है सर, बस मैं यही कहना चाहता सर। लॉ को एंजॉय करेंगे तो लॉ भी आपको एंजॉयमेंट देगा, अगर आप लॉ को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में एंजॉयमेंट नहीं आएगा। Accordingly, if Prince Auto Parts Limited fails to file a copy of the report on its annual general meeting within the specified time limit of 30 days, it shall be liable to above stated penalty with a may go maximum up to ₹5 lakh in case of continuing default. In addition, its every officer who is in default shall also be liable to penalty maximum which is ₹1 lakh of continuing failure. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंस का हालत। ठीक है, सब कुछ सही चला तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो ये सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है ना सर कि कंपनी मैनेजमेंट वगैरह से कैसा क्वेश्चन हो सकता है। ईजीएम से यानी ये सब क्वेश्चन एकदम रियल लाइफ क्वेश्चन है, सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो बस इतना टेढ़ा मेढ़ा जानो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, सब सिंपल ही है, रूल्स के बेसिस में है। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिशा होम अप्लायंसेज लिमिटेड, दिशा होम अप्लायंसेज लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 8 करोड़ का, डिवाइडेड इनटू 80 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, माने 80 लाख शेयर अगर 10% करके हैं पर शेयर का वैल्यू, तो 8 लाख हो जाता है। The director of the company would like to know the circumstances under which the annual return of the company shall be required to be filed, required to be certified by the company secretary in practice. CS वाले का ऊपर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ CS को ही पूछा जाता है, क्योंकि CS कोई एक डिग्री नहीं है, CS एक पद है, CS एक ऑथोरिटी है जिसका पढ़ाई आप लोगों में से काफी लोग करते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई बोलेगा सिर्फ ऐसा क्वेश्चन सीएस को ही पूछेगा, सीए को नहीं पूछेगा, अरे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा बुद्धि ना लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन सीए का भी हो सकता है, सीएमए का भी हो सकता है, और सीएस को ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। The paid up share capital of Disha Home Appliances Limited is ₹8 crore divided into 80 lakhs rupees shares of 10 each. The director of the company would like to know the circumstances under which the annual return of the company shall be required to be certified by a company secretary. ये सिचुएशंस आपको पूछते हैं एज पर दी लॉ, आपको इसका जवाब देना। तो कंपनी का क्या रूल्स है ये आपको जानना है एनुअल रिटर्न फाइलिंग के बाद। जो लोग एनुअल रिटर्न का क्लास नहीं किए कोई बात नहीं, बाद में कर लेना या फिर बैकअप से कर लेना, जैसा मर्जी कर लेना। मैं बाद में लाइव फिर से करवाऊंगा तो तब कर लो या फिर बैकअप लेके कर लो, लेकिन कर लो। तो सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 में बोला गया है, in respect of certification of annual return by a company secretary in practice, the director of Disha Home Appliances Limited are advised to refer section 92 subsection 2। उसमें क्या बोला है, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि जिसको ये भी बोला है कि रूल 11 सबसेक्शन 2 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। मैंने एक्चुअली क्या होता है आपको मैं ये बात पहले भी बोलता हूँ कि कुछ बात एक्ट में पहले नहीं लिखा गया, फिर बाद में एक्ट तो आया 2013 में, फिर जब बाद में कुछ चेंजेस आया तो उसके लिए बड़ा चेंजेस आया तो उसके लिए रूल बना दिया गया, फिर जो चैप्टर हेडिंग है उस हेडिंग के अंदर में रूल बना। तो रूल है 11 सबसेक्शन 2, तो बेसिकली सेक्शन है 92 सबसेक्शन 2, फिर बाद में जब रूल आया तो उसको जोड़ दिया गया 11 सबसेक्शन 2, और रूल आया कब 2014 में, कौन से हेडिंग के अंदर आया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से, और कुछ नहीं, लॉजिक को समझे। पहले एक्ट आया फिर बाद में रूल में कुछ बदलाव आया तो फिर उसको इस तरह से जोड़ दिया गया। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जॉब करने वाला नहीं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से बाकायदा लाइसेंस लेके प्रैक्टिस करते हैं फार्म खोल के।
In respect of certification of annual return by a company secretary in practice, the director of Disha Home Appliances Limited is advised to refer section 92 subsection 2 of the Companies Act 2013 and also rule 11 subsection 2 of the Companies Management Administration Rule 2040, जहां पर बोला गया है the annual return of following company shall be certified by a company secretary. किस किस कंपनी का सर्टिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी से करवाना पड़ता है? जैसे कि अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उनमें रिटर्न फाइल करने से पहले सीएस का सिग्नेचर करवा, माने अप्रूवल सर्टिफिकेशन। कंपनी खाती में पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 करोड़, जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से या उससे ज्यादा है, या फिर कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, दो बातें, कुछ भी एक होने से चले। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर और टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, और अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो फिर कुछ भी, मैंने स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने से तो ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, और अगर लिस्टेड नहीं है, अगर लिस्टेड नहीं है प्राइवेट में है तो 10 करोड़ के ऊपर है कि नहीं पेड अप कैपिटल के एंगल से, और अगर टर्नओवर के एंगल से देखो तो 50 करोड़ के ऊपर है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हुआ, दिशा होम अप्लायंस लिमिटेड गेट लिस्टेड और इन केस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज टू ₹10 करोड़ और मोर और its turnover become 50 crore or more, it shall be required to get its annual return certified by a company secretary in practice. ठीक है, this is the rule. Now the certificate given by the company secretary किसमें करेगा, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिसिंग है लाइसेंस होल्डिंग वाला, ठीक है, वो क्या करेगा, the certificate given by the CS in practice shall be in form number MGT 8 मैनेजमेंट। MGT कहां से आया, मैनेजमेंट से आया, ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम क्या है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से आया। तो MGT 8 the certificate inter alia मैंने connected with shall state the annual return discloses the fact correctly and adequately and the company has complied with all the provisions of Companies Act 2013। मैंने सर्टिफिकेशन देने का क्या कॉन्सेप्ट चलता है, मैं आपको आगे आगे प्रैक्टिकल और भी चीजें दिखाऊंगा कि कैसे सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो MGT 8 फॉर्म फिलअप करके वो अपना सर्टिफिकेशन देगा कि हाँ भाई ये कंपनी अपना सारा मैटर सारा फैक्ट डिस्क्लोज किया है, ठीक है, और वो एकदम कंपनीज के प्रोविजन के हिसाब से चला है, ठीक है। वो अप्रूवल सीएस को देना पड़ता है, कोई सीएस का जो साइन है ना वैसे वैसे नहीं है, ऐसे वैसे साइन नहीं है, कुछ तो बात है भाई, इंटीग्रिटी डिग्निटी नॉलेज भी चाहिए, कंपनी का हालत देखना चाहिए समझना चाहिए, है ना, फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, लीगल नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, इसीलिए ना कंपनी सेक्रेटरी पढ़ने के लिए कोई बोलता है हमको थ्योरी पढ़ना है, तो क्या थ्योरी पढ़ोगे थ्योरी रटोगे नहीं समझोगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ो, ये थ्योरी है। किसी को फाइनेंशियल मैटर नहीं पता, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं पता, कभी बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता, कभी पीएल बनाना नहीं आता, अरे कम से कम चार्टर्ड नहीं बनना है, चार्टर्ड का काम है अलग से, सीएमए का काम है अलग से, बट कम से कम जानना तो सही, तब ना जाके साइन कर पाओगे। आप लोगों को फोटो जो बन जाते हैं वो ऑब्वियसली जान जाते हैं बोल के बन जाते हैं, ये बात है सर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आंसर और करेंगे सर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और भी करेंगे, आपको आइडिया आइडिया भी आएगा, एग्जाम का भी तैयारी कर लेना, ठीक है। जो भी मैं करा दे रहा हूँ वो तो करना ही है, जो मैं नहीं करा रहा हूँ उसको भी करना है, ठीक है। मैं कोशिश तो करूंगा सर सारा मैटर डिस्कस कर ले, ठीक है, बट फिर भी आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको आप लोगों की भी तैयारी अच्छा रहेगा। करो ना सर मेहनत करो ना, मेहनत करने से क्यों डरते हो, हाँ सर, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर के बाद साथ मैं हम लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं हल्का हल्का ही जाऊंगा कुछ दिन, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से थोड़ा फिर से जोर लगाऊंगा, ठीक है। अभी फिर हल्का कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी हल्का करोगे, आप लोग थोड़ा घर में बेहतर प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चन आंसर शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों का ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, मैंने मीटिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक पॉइंट हो चुका है, वो बिल्कुल सारा क्वेश्चन कर ले। जिनका नहीं हुआ है वो एटलीस्ट एजीएम ईजीएम जो किया है उनका क्वेश्चन कर ले, एटलीस्ट जो समझ में आता है कर लो, जो समझ में नहीं आएगा बाद में कर लेना, क्योंकि मैं कराता रहूंगा, मेरा तो घूमता रहता है ना, आज नहीं तो कल मैं करवाऊं ही करवाऊं, मुझे तो करवाना है, आप लोग कहाँ जाओगे, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग ट्राई करते रहना, जो समझ में आए ठीक है, जो नहीं समझ में आए क्लास देख लेना, बैकअप ले लेना, या फिर बाद में लाइव क्लास कर लेना, उपाय बहुत है, अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ओके। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया, कोनिका, नील, प्रिया, रवि, ऋषभ, शालिनी,
Yes, sir. समन्विता। ठीक है फिर सर, बाय, गुड नाइट। हाँ, Thank you, sir. थैंक यू सर, Good night, sir. गुड नाइट सर, Hi, sir. बाय सर।